ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। विभिन्न ऐतिहासिक विश्लेषकों ने अंग्रेजों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशीकरण के विभिन्न चरण बताए हैं। इतिहासकार डॉक्टर रजनी पी दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को 3 चरणों में बांटकर विश्लेषण किया है। ये 3 चरण इस प्रकार हैं। नंबर 1, वाणिज्यिक पूंजीवाद 1757 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक। नंबर 2, औद्योगिक पूंजीवाद 1813 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक। नंबर 3, वित्तीय पूंजीवाद 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। नंबर 1, वाणिज्यिक पूंजीवाद अर्थात कॉमर्शियल कैपिटलिज्म। यह आर्थिक राष्ट्रवाद तथा साम्राज्यवाद की भावना से प्रेरित था। 1757 ईस्वी से 1813 ईस्वी के मध्य अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां व्यापार वाणिज्य में एकाधिकार स्थापित कर पूंजी निर्माण व संग्रह पर केंद्रित थीं। इसलिए ब्रिटिश आर्थिक नीति के इस प्रथम चरण को वाणिज्यिक पूंजीवाद की संज्ञा दी गई है। इस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया और यूरोप तथा इंग्लैंड में कम कीमत पर तैयार माल का बड़े पैमाने पर भारत में निर्यात कर दिया। इस प्रकार भारतीय राजस्व पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया। ऊंची दरों पर ब्रिटिश माल भारतीय बाजारों में बेचकर भारत का धन ब्रिटेन ले जाया जाने लगा। नंबर 2, औद्योगिक पूंजीवाद अर्थात इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। इसके तहत डॉक्टर आर.पी. दत्त ने 1813 से 1858 ईस्वी तक के काल को रखा है। 1813 से कंपनी को भारत से व्यापार करने पर रोक लगा दी गई। इसके पश्चात ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवादी वर्ग द्वारा भारत का शोषण किया जाने लगा। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। ब्रिटेन में उद्योगों के लिए अधिकाधिक कच्चे माल की आवश्यकता थी, साथ ही तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत में उत्पादकों को श्रमिकों में बदलने का प्रयास किया गया। भारतीय उद्योगों पर अर्थदंड तथा प्रतिबंध लगाकर नष्ट करने का प्रयत्न किया गया। इससे भारतीय हस्तशिल्प व कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया। तैयार माल को भारत के विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने के लिए संचार व परिवहन साधनों का विकास किया गया, जिसके तहत सर्वप्रथम निवेश रेलवे में किया गया। ब्रिटिश माल पर आयात शुल्क समाप्त कर भारत को ब्रिटिश माल के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बना दिया गया। इस दौरान सर्वाधिक क्षति भारतीय बुनकरों को हुई। उनकी आजीविका के साधन समाप्त हो गए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है, भारत के मैदान भारतीय बुनकरों की हड्डियों से पटे पड़े हैं। व्यापार के इतिहास में इस दुर्दशा का कोई जवाब नहीं। भारतीय कृषकों को गेहूं चावल के बजाय उन नकदी फसलों के उत्पादन को विवश किया गया जिनकी ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल के रूप में आवश्यकता थी। इन नीतियों के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश उद्योगों की जरूरतों के अनुसार जबरन ढाला गया। परिणाम ये रहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण हुआ और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। साथ ही देश में अकाल और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हुई। नंबर 3, वित्तीय पूंजीवाद अर्थात फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। इसका चरण 1858 से 1947 ईस्वी तक माना गया है। वित्तीय पूंजीवाद के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के द्वारा भारत में पूंजी निवेश किया गया। इसके बदले उन्हें भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा व्यापक कर रियायतें, ब्याज और लाभांश प्राप्त हुआ। भारत में सर्वप्रथम निवेश रेलवे में किया गया। सरकार अपनी व्यापारिक एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रेल लाइनों का विकास आवश्यक मानती थी। अंग्रेजों ने भारत में भू राजस्व की विभिन्न प्रणालियों को विकसित किया। इन प्रणालियों में भू राजस्व की दर तथा राजस्व वसूली की नीति बहुत कड़ी थी। जमींदारों, साहूकारों व महाजनों ने भी कृषकों का शोषण किया। किसान कर्ज के बोझ तले दब गए और भूमिहीन कृषक अथवा मजदूर बनकर रह गए। इस दौरान भारत वास्तविक रूप से ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। नंबर 4, भारतीय नेताओं द्वारा आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण एवं धन निकास का सिद्धांत। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों का रवैया सकारात्मक था। आर्थिक क्षेत्र में इस काल में ब्रिटेन विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति के रूप में उभर रहा था। अतः भारतीयों को आशा थी कि ब्रिटेन आधुनिक विज्ञान, तकनीक एवं पूंजी का उपयोग कर भारत में उत्पादकता बढ़ाने व आधुनिकीकरण में सहायता देगा। किंतु 1860 ईस्वी के लगभग भारतीय विद्वानों का यह भ्रम टूटने लगा। जिस सामाजिक विकास की उम्मीद उन्होंने पाल रखी थी, दूर दूर तक उसका नामो निशान भी नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे ब्रिटिश शासन की वास्तविक प्रकृति पहचान में आने लगी। 1870 ईस्वी से 1905 ईस्वी के मध्य बहुत से भारत बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण किया। इनमें प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी,
रोमेश चंद्र दत्त तथा गोविंद रानाडे, इनके अतिरिक्त पी सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले, जीवी जोशी एवं पृथ्वी चंद्र राय जैसे विद्वानों ने भी ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीति के भारत पर प्रभावों की व्यापक पड़ताल की। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें पूर्व गांधी युग में भारत का पितामह अर्थात ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक काल में एक सम्मानित नेता थे। नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव का पहली बार विश्लेषण किया। 2 मई 1867 ईस्वी को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की लंदन में आयोजित बैठक में नौरोजी ने भारत पर इंग्लैंड का ऋण नामक अपना पेपर पढ़ते हुए धन के बहिर्गमन, ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वह भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन प्रस्तुत करने वाले प्रथम भारतीय थे। यद्यपि राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन प्रस्तुत करने का श्रेय डॉक्टर KRV राव को दिया जाता है। दादा भाई ने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत की अपने कई अन्य लेखों में व्याख्या की है। ये हैं: नंबर 1, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1867 ईस्वी, नंबर 2, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 ईस्वी, नंबर 3, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1870 ईस्वी। इन पुस्तकों में धन के बहिर्गमन सिद्धांत के विश्लेषण के लिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का विशेष महत्व है। दादा भाई नौरोजी का मत था कि ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है। उन्होंने भारत से धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी। महादेव गोविंद रानाडे धन के बहिर्गमन सिद्धांत के समर्थक थे। 1872 ईस्वी में पुणे में दिए एक व्याख्यान में न्यायमूर्ति रानाडे ने कहा था कि राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के बाहर ले जाया जाता है। रानाडे ने भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास का महत्व समझाने का प्रयास किया था। प्रख्यात अर्थशास्त्री एवं अवकाश प्राप्त ICS अधिकारी रोमेश चंद्र दत्त भी धन के बहिर्गमन सिद्धांत के समर्थक थे। श्री दत्त ने 1901 ईस्वी में इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्थात भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। यह भारत के आर्थिक इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक मानी जाती है। RC दत्त ने धन के बहिर्गमन को नादिर शाह की लूट से भी अधिक घातक बताया था। 1901 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। 1813 ईस्वी के बाद धन के बहिर्गमन की सबसे बड़ी मद गृह प्रभार थी। 1896 ईस्वी में कलकत्ता में M.A. सयानी की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया तथा इस बहिर्गमन को ही देश में अकाल, भुखमरी एवं निर्धनता का मूल कारण बताया गया। भारतीय विश्लेषकों एवं विचारकों द्वारा ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के निहितार्थों पर गहन विचार करने से ही ब्रिटिश शासन का असली चरित्र भारतीयों के समक्ष आ सका। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक नेताओं, जिनको नरमपंथी नेता कहा जाता है, को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम उपनिवेशवाद के आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण किया। उन्होंने जनता के समक्ष यह स्पष्ट किया कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद किस तरह हर स्तर पर भारत का आर्थिक शोषण करता है। आर्थिक प्रभावों के इस विश्लेषण ने भावी राष्ट्रवादी आंदोलन की नींव रखी। अब यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का हित भारतीय अर्थव्यवस्था को पिछड़ेपन की दलदल में घसीटने और बनाए रखने में ही है। अतः भारतीय आर्थिक विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा ब्रिटिश उपनिवेशवाद ही है। नंबर 5, ब्रिटिश आर्थिक नीतियां एवं उनका प्रभाव। वस्तुतः धन के बहिर्गमन या निकास के जिस सिद्धांत का प्रचार भारतीय नेताओं द्वारा किया जा रहा था, वह ब्रिटिश आर्थिक नीति का अभिन्न अंग था। विभिन्न माध्यमों से भारत का धन ब्रिटेन ले जाया जा रहा था। वाणिज्यवाद की विचारधारा के अनुसार आर्थिक निकास उस समय होता है जब किसी देश से प्रतिकूल व्यापार संतुलन के फलस्वरूप सोने और चांदी का निकास होता रहे। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के धन का अविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर था, क्योंकि अब ब्रिटेन ने तैयार भारतीय माल का आयात बंद करने के कई प्रयास किए थे। धन के ब्रिटेन की ओर इस एक तरफा प्रवाह के बदले भारत को पर्याप्त आर्थिक और भौतिक फल नहीं मिला। आर्थिक निकास के प्रमुख घटक थे गृह व्यय, ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों के लाभांश, विदेशों से कंपनी द्वारा भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए गए ऋण, जिनके ब्याज का भुगतान भारतीय राजकोष से किया जाता था, विदेशी पूंजी के भारत में निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज, कंपनी पदाधिकारियों के उच्च वेतन भत्ते जो संसार में किसी भी वेतन भोगी से अधिक थे, आदि। इस प्रकार ब्रिटिश शासन भारत का उपयोग अपनी जरूरतों एवं औद्योगिक विकास के लिए सोने की खान के रूप में करता रहा।
भारत में ब्रिटिश शासन एक ऐसे सूरज की भांति था जो वर्षा के लिए जल तो भारत से लेता, लेकिन वर्षा इंग्लैंड में करता था। संक्षेप में कहें तो ब्रिटिश शासन ने भारत को एक उत्पादक अर्थव्यवस्था से आयातक बाजार में बदल कर रख दिया था। ब्रिटिश आर्थिक नीति के परिणाम क्या रहे, इसे निम्न 3 उपशीर्षकों के माध्यम से समझा जा सकता है। अनौद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। नंबर 2, अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण, रूरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। नंबर 3, कृषि का वाणिज्यीकरण, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नंबर 4, ब्रिटिश राज की देन, निर्धनता और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, लीगेसी ऑफ ब्रिटिश राज, पॉवर्टी एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। नंबर 1, अनौद्योगिकीकरण। 1800 से 1850 ईस्वी तक के काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का अनौद्योगिकीकरण ब्रिटिश नीति का प्रमुख लक्ष्य रहा। उद्देश्य था भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश औद्योगिक माल का अवशोषक बाजार बनाना। उस काल में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति अपनी जड़ें जमा रही थी, भारत में उन्नत परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का चरणबद्ध तरीके से विनाश किया गया। मॉरिस डी मॉरिस तथा ए थार्नर आदि विद्वान औद्योगिक क्रांति के कारण हस्तशिल्प के पतन को अपरिहार्य मानते हैं, किंतु भारत में स्थिति उलट थी। औद्योगिक विकास इंग्लैंड में हुआ और हस्तशिल्प का विनाश भारत में हुआ। लेखक बीडी बसु इस विचार का समर्थन करते हैं कि हथकरघा उद्योग, जो भारतीय उद्योग की रीढ़ था, को तोड़ने के लिए ब्रिटेन द्वारा राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया गया। डॉक्टर डी.आर. गाडगिल ने भारत में हस्तशिल्प उद्योग के विकास के 3 कारण बताए हैं। नंबर 1, पूर्व में भारतीय राजा शिल्पियों को वेतन व आश्रय देते थे, अब हस्तशिल्पियों को कोई संरक्षण नहीं था। नंबर 2, भारत का शिक्षित वर्ग विदेशी पहनावे व रहन सहन का अनुसरण करने लगा। भारतीय वस्त्रों आदि को देश में भी हे दृष्टि से देखा जाने लगा। तथा नंबर 3, अत्यधिक सस्ते व टिकाऊ मशीनी वस्त्रों द्वारा मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला हाथों से बने भारतीय वस्त्र नहीं कर सके और संरक्षण के अभाव में समाप्त हो गए। केवल ग्रामीण जनता ने ही इन वस्त्रों का प्रयोग जारी रखा, जिसके कारण यह स्वतंत्रता काल तक जीवित रह सके। कालांतर में गांधी जी द्वारा भारतीय देशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया। अनौद्योगिकीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था की संपन्नता एवं आत्मनिर्भरता को समाप्त कर दिया। नंबर 2, अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण अनौद्योगिकीकरण का ही परिणाम था। उद्योगों के विनाश के कारण अब अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर होने लगी, जिससे भूमि पर दबाव बढ़ा। ढाका, मुर्शिदाबाद तथा सूरत में लाखों की संख्या में रहने वाले उद्योग में लगे लोग अब गांवों की ओर वापसी करने लगे। अंग्रेजों की नीति के अनुरूप भारत में कृषि साधनों का विकास इस प्रकार किया जाने लगा कि भारत औद्योगिक इंग्लैंड के लिए कृषि क्षेत्र बन जाए। बने हुए रेशम की जगह कच्चे रेशम के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया। भारत के वस्त्रोद्योग को समाप्त किया गया। साथ ही ब्रिटिश वाणिज्यिक पूंजीवाद या वाणिज्यिक पूंजीवाद को मुक्त व्यापार पूंजीवाद में बदला जाने लगा। अब केवल वाणिज्यिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को ही भारत में व्यापार का विशेषाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने एवं लाभ के लिए मुक्त व्यापार की सुविधा दे दी गई। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के अधिकारियों के व्यापारिक एकाधिकार को तथा 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी की समस्त व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गईं। इससे सभी साधन संपन्न ब्रिटिश पूंजीवाद भारत में लाभार्जन हेतु निवेश करने लगे। भारतीय पूरी तरह कृषि पर निर्भर होते गए, जिससे निर्धनता बढ़ी, अतः आम जनजीवन में गिरावट आई। नंबर 3, कृषि का वाणिज्यीकरण। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक अर्थव्यवस्था में ग्राम्य लक्षण ही अधिक थे। कृषि ही भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र बन गया था। इस समय तक कृषि जीवन यापन का मार्ग था, न कि व्यापारिक लाभ अर्जित करने का माध्यम। कुछ विशेष फसलों का उपयोग ग्रामीण उपभोग के लिए नहीं अपितु राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंडियों के लिए होता था। कॉफी, नील, पटसन, मूंगफली, तिलहन, गन्ना, तंबाकू जैसी वाणिज्यिक फसलें खाद्य फसलों की तुलना से अधिक लाभप्रद थीं। इससे कृषि का वाणिज्यीकरण होने लगा। वाणिज्यिक लाभ को फसलोत्पादन का आधार बनाया जाने लगा। चाय व रबड़ की फसलों में यह वाणिज्यीकरण अधिक स्पष्ट था। वाणिज्यीकरण के प्रमुख कारण थे विदेशी व्यापार का बढ़ना, संचार साधनों का विकास आदि। यह वाणिज्यीकरण भारतीय कृषि के लिए एक विशेषता बन गया। इसका लाभ सदैव बिचौलियों ने ही उठाया। नंबर 4, ब्रिटिश राज की देन, निर्धनता और अल्प विकास। 150 वर्षों के ब्रिटिश राज के सर्वाधिक भयावह परिणाम आर्थिक क्षेत्र में ही हुए। गरीबी व कृषि तथा उद्योग का पिछड़ापन भारत को ब्रिटिश राज से विरासत में मिले।
भारत जो कभी विश्व का अन्न भंडार था, अकालों की विभीषिका का शिकार बन गया था। औद्योगिक क्षेत्र अत्यल्प उत्पादन, तकनीकों के अभाव, श्रमिकों की बदहाली तथा पूंजी की भारी कमी के कारण रुग्णावस्था में थे। भूमि व्यवस्था भी इतनी पेचीदगी का शिकार थी कि इसका समाधान एक भारी चुनौती थी। भारत की यह बदहाल तस्वीर जो भारत की नियति बन गई थी, वस्तुतः ब्रिटिश शासन की औपनिवेशिक आर्थिक नीति का ही परिणाम थी। संक्षेप में कहें तो ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव भारतीय हितों की दृष्टि से विनाशकारी रहा।